हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया था फिजिक्स में कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर ली थी और आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 जो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसको फैला नहीं रहे हो वायरस की तरह, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और जितने फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर तो करना पड़ता है ना यार, इतनी बात तो बनती है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आने वाली है जिसको हमें कवर करना है इस 3 दिन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 5 लेकर आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ चैप्टर 3। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। और ये कितना परसेंटेज कवर करता है हमारा? 7.14%। कितना कवर करेगा? 7.14% कवर करेगा 56 मार्क्स में से आरपीएससी का। यहाँ ध्यान से देखिए, जो एमसीक्यू है वो हमारे 2 आएंगे। कितने आएंगे डियर स्टूडेंट? 2 एमसीक्यू आएंगे। हर एक एमसीक्यू का कितना मार्क्स है? 1/2 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए इसके? 1। फिर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक, कितना आएगा? ओनली 1 आएगा फिल इन द ब्लैंक। और कितने मार्क्स हो गए? 1/2। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना आएगा? 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा। तो कितने मार्क्स हो गए? 1। और वेरी शॉर्ट आंसर के बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट की बात करें तो 1.5 का आएगा। और 1.5 ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 आएंगे बेटा। तो इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू यहाँ पे 2 आ रहे हैं। बात करें तो कौन फिल इन द ब्लैंक 1 है, फिर शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 है, और शॉर्ट आंसर टाइप भी 1 है। देखो यहाँ एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट ऑफ ईएमएफ पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती है? वोल्ट होती है। हो सकता है आपको पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। फिर बात करें यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, बात करें अल्फा, अल्फा की यूनिट क्या होती है? तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स यूनिट होती है इसकी। ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। आज देखिए यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द एंड टेम्परेचर की बात हो रही है किसके ऊपर? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो इसका भी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर कंडक्टर की बात हो, कंडक्टर की बात हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ अगर बात करें हम कंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। और सीधी सी बात है यहाँ करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कंडक्टर में। लेकिन डियर स्टूडेंट सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर में यहाँ हो जाएगा उल्टा खेल। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। तो टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा डियर स्टूडेंट। और आप जानते हो करंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि इसकी बात हम चैप्टर 14 में कर चुके हैं, बैलेंस बैंड की थ्योरी हम समझ चुके हैं, तो हमें ये आना ही चाहिए। देखिए आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? तो आपको पता है कि मोबिलिटी का सिंबल इस तरीके से होता है, म्यू और वी डी बाई ई करते हैं। ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, नीचे आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। ये आपको डियर स्टूडेंट याद होनी चाहिए अच्छे से। केसीएल बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको ऐसे करके ब्रांचेस दे दी जाएगी। एक करंट यहाँ एंटर हो रहा है, ये यहाँ लीव कर रहा है, इस तरीके से। तो फाइनल में क्या करंट होगा ये पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पे करंट क्या होगा? आई। ठीक है, मान लो यहाँ 1 एम्पियर एंटर कर रही है, और यहाँ 1 एम्पियर इधर एंटर कर रही है, इधर क्या कर रही है? 2 एम्पियर एंटर कर रही है, और इधर बाहर कितनी निकल रही है? 3 एम्पियर। तो बताओ कितनी होगी? तो आपको पता है, देखो जंक्शन देख लेने। 1 यहाँ पे एंटर की, 1 यहाँ पे की, 2 2 और 2 ये कितना हो गया? 4 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। देखो देखने मिलेगा मतलब मिलेगा ही मिलेगा। प्रैक्टिस किसको करनी है? आपको करनी है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारे सारे चैप्टर ला रहा हूँ मैं। ठीक है, गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट कर पाए हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आइए। वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कैसा आएगा? मतलब 1 मार्क्स और 1.5। तो 1 मार्क्स में केवीएल बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ये 1.5 में आएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? एन ई ए वी डी। ये आपको फॉर्मूला याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी साथ में होती है, उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अच्छा एक स्लॉट बीच में मैं भूल गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला डेरिवेशन सबसे मोस्ट फेवरेट डेरिवेशन है। ये आपके करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है डियर स्टूडेंट। ये डेरिवेशन जरूर देख लेना। ये आएगा 1.5 में, ये आएगा 1.5 में। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी एसआई सिस्टम अभी बता दिया था, क्या बताया था, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड बता दिया था। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, देखो साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज होगा तो इट्स लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, सेमी कंडक्टर के लिए। तो सेमी कंडक्टर के लिए मैंने अभी बताया था, क्या बताया था डियर स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी का ले लेंगे रो, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी सेमी कंडक्टर के लिए। लेकिन कंडक्टर के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। आगे देखिए आप, बैटरी ऑफ द 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो इसका मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी चैप्टर 2 में मैं करवा चुका था। जब चैप्टर 2 का वीडियो बनाया था डायगोनली मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व किया था, और वो इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उस वीडियो में जाके देख लें, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, शूट करके मैंने डाल दिया है उस पर, अच्छे से देख लेना और समझ लेना वो न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल आएगा, नेटवर्क अलग न्यूमेरिकल का मतलब ये होगा डायगोनली अपन ने बनाया था इस तरीके से, याद हो तो। फिर अपन ने यहाँ से यहाँ क्या लगा दिया था, केसीएल लगा दिया था, केवीएल लगा दिया था, ठीक है, भूल मत जाना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख ले यहाँ पर, वही क्वेश्चन है 12 रेजिस्टेंस वाला जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 3 resistors are connected in parallel. The electric current 7.5 एम्पियर is flowing. ये न्यूमेरिकल अगेन आ गया, 1.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना नहीं आया तो मुझे कमेंट करना। सीधा फॉर्मूला है, क्या है, एक तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा 1/R2, और यहाँ हो जाएगा 1/R3, क्योंकि पहले बोला है कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल है। और आपको करंट दे रखा है I इज इक्वल टू V बाई क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आप सॉल्व करना, और I की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 7.5 एम्पियर। कितनी वैल्यू है 7.5 एम्पियर। और EMF कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट 30 वोल्ट। कितना दे रखा है 30 वोल्ट। तो V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, खाली इसमें से क्या निकालना है, R3 निकालना है। हो जाएगा सॉल्व, आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, किरचॉफ सेकंड लॉ, क्या निकालना अपने को, किरचॉफ सेकंड लॉ, ध्यान रखना इन बातों का। यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात है, किरचॉफ सेकंड लॉ हमें पता होना चाहिए। और मैंने शॉर्ट में बताया था कि दुनिया गोल है। क्या बताया था, दुनिया गोल है, तो उसके बारे में अपने को बात समझनी है किस तरीके से होगा। देखो करंट अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है V इज इक्वल टू आई आर, वो तो एक तरफ रखेंगे अपन, प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, समेशन ऑफ EMF। ये बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फिर बात आती है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो EMF 1 अपॉन EMF 2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये कंपैरिजन वाला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। Calculate the value of the unknown resistance R in the given circuit, Wheatstone bridge। Wheatstone bridge बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको घिस घिस के जाना, घसीट के जाना, समझ के जाना। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। डियर स्टूडेंट हो सकता है वो पूछे नल पॉइंट फाइंड आउट करो, क्या पूछे डियर स्टूडेंट, नल पॉइंट फाइंड आउट करो। तो नल पॉइंट का मतलब ये हुआ बैलेंसिंग कंडीशन, ये R है, याद रखना, बैलेंसिंग कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने लिया ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द बैलेंसिंग स्टेट ऑफ द Wheatstone bridge बाई यूजिंग किरचॉफ लॉ। ये तो था नॉर्मल कि वी ए इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, VD कर दिया, VB इज इक्वल टू क्या कर दिया, VC कर दिया। इस तरीके से चले तो बात समझ में आएगी। और नॉर्मल KCL से करेंगे या KVL से करेंगे, तो KVL से करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड लॉ से मैंने ये सिखाया था आपको डेरिवेशन, नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी बना दूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार बना रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एक्स ओम। ये फॉर्मूला कौन सा था आपको बता दूं मैं, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, बाद में बोलना मत बताया नहीं। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा, इसमें भी डेल्टा टी आ जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है। टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये टेम्परेचर है। अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये क्या है, फाइनल रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जो एग्जाम में पूरे चांसेस आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे तो आपको बाद में पछतावा होगा। तो बेटर है कि भाई अच्छे से प्रैक्टिस करें। जहाँ कहीं कमेंट लगता है कि भाई मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा समझा दो सर, तो मैं डेफिनेटली समझा दूंगा और वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा।
लेकिन बेटर तरीके से मुझे कोऑपरेट करें और सपोर्ट करें। उम्मीद है आपको ये चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दे दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक जो मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल के ऊपर जरूर पढ़ के जाना डियर स्टूडेंट, छोड़ना मत इसको। सेल का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। सेल इन सीरीज, फिर आ सकता है सेल इन इंटरनल डिस्टेंस के साथ आते हैं ये R1, इसका भी इंटरनल डिस्टेंस आएगा R1, इसका भी इंटरनल डिस्टेंस आएगा R2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का करके जाना लास्ट मेरी सजेशन ही है आपको। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्टडी करें, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल दूंगा अगर आपको ज़रूरत है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं, रिवीजन भी करवा दिया था, इसका सिलेबस भी आपको करवा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। आपका दिन शुभ रहे।